नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लंदन में हुआ भव्य स्वागत। पीएम ने कहा, इस यात्रा से बढ़ेगी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी। आज ब्रिटिश पीएम से करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर संभव। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में कामकाज पर असर। आज भी बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर हंगामे के आसार, जबकि दोनों सदन में 4 महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज करेंगे नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा। नई नीति से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगा बल। बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर। – 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सभी 12 आरोपियों की रिहाई के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने दी है चुनौती। और शतरंज में दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। वहीं कोनेरू हम्पी आज सेमीफाइनल में खेलेंगे टाई ब्रेकर। और आइए अब सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत में पीएम मोदी लंदन पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। यहाँ पहुँचने के बाद पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। पीएम ने कहा कि वैश्विक प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2014 के बाद ये यूके की चौथी यात्रा है। पीएम का ये दौरा पहले से ही व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पीएम की यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायने में खास होने जा रही है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी ब्रिटेन यात्रा है। इससे पहले वे 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, उसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा
और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद तो मिलेगी ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बेहतर करने का मौका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, लंदन। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की उम्मीद है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद ये समझौता दो वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत यूके एफटीए वार्ता 6 मई 2025 को पूरी हो गई, जब दोनों देशों ने इसके प्रावधानों पर अंतिम मुहर लगाई। दोनों देशों ने 27 क्षेत्रों में विस्तृत समझौता किया, जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, सेवा क्षेत्र, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे भी शामिल हैं। भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा। 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी। प्रतिवर्ष करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की संभावना है। डीसी से करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा। भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नाभूषण और ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को भी ब्रिटेन के बाजार में जगह मिलेगी। ब्रिटेन की स्कॉच विस्की, जिन और लग्जरी कार्स भारत में सस्ती होंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत में सरकारी खरीद की अनुमति दी जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए एफटीए से दोनों देशों को बहुस्तरीय लाभ होगा। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, सेवा और निवेश में इजाफा होगा। दोनों देशों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार होगा तो रोजगार और निवेश के अवसर में भी तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है। एफटीए से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ की बात करें तो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। कपड़ा और आभूषण में ही लगभग $2.5 बिलियन के निर्यात की बढ़ोतरी की संभावना है। भारतीय आईटी, प्रोफेशनल सेवाएं, शिक्षा, योग को ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय पेशेवरों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा टैक्स से छूट मिलेगी, जिससे 4000 करोड़ की बचत होगी। भारत में यूनाइटेड किंगडम का निवेश भी बढ़ सकता है। साथ ही भारत ने घरेलू हितों को ध्यान में रखकर डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को एफटीए के दायरे से बाहर रखा है। एमएसएमई सेक्टर, विशेषकर चमड़ा, हस्तशिल्प और गारमेंट्स को भी सीधा लाभ होगा। 60,000 भारतीय आईटी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा छूट का भी फायदा मिलेगा और भारत के सेवा निर्यात में तेज उछाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया यूके एफटीए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हों, इनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज है, चाहे आईटी एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी यूके मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, यूके में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ यूके को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे। एफटीए से ब्रिटेन को होने वाले लाभ की बात करें तो स्कॉच, विस्की, जिन और कार्स पर भारत में टैक्स कम हो सकता है। भारत की केंद्रीय सरकारी खरीद में यूके की कंपनियों की भागीदारी होगी। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के बाजार में स्थिरता बढ़ेगी। भारत से निवेश और तकनीकी स्थानांतरण में भी तेजी आएगी और ब्रिटेन में रोजगार, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। एफटीए से दोनों ही देशों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापार जगत को होने जा रहा है। दोनों देशों के मौजूदा व्यापारिक रिश्तों की बात करें
तो यूके भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा साझेदार है। 2024 में भारत यूके का द्विपक्षीय व्यापार 57 अरब डॉलर रहा था और भारत में ब्रिटेन का FDI 35 अरब डॉलर के करीब है। भारत जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसमें यूके के साथ FTA एक मील का पत्थर साबित होगा, जो न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाएगा बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की वैश्विक मौजूदगी को लेकर विश्व व्यापार में मजबूती देगा। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। आखिर क्या होता है मुक्त व्यापार समझौता, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। दुनिया के बदलते व्यापारिक समीकरणों में एक शब्द बार बार सामने आता है, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है ये समझौता, कैसे ये राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को गति देता है और भारत ने किन किन देशों से ऐसे समझौते किए हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मुक्त व्यापार समझौता दो या अधिक देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता होता है जिसमें सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाती है, व्यापारिक नियमों में भी ढील दी जाती है, वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ में रियायत दी जाती है। बौद्धिक संपदा, निवेश, सरकारी खरीद जैसे विषय भी इसमें शामिल किए जाते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो देश तय करते हैं कि वे एक दूसरे के उत्पादों और सेवाओं पर टैरिफ या सीमा शुल्क कम करेंगे, गैर शुल्क बाधाओं को हटाएंगे और एक दूसरे के बाजारों तक अपने अपने उत्पाद की पहुंच को आसान बनाएंगे। FTA से व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, निवेश को आकर्षित करने में आसानी होती है और रोजगार सृजन बहुत तेजी से होता है। अभी तक भारत ने कई देशों और संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इनमें 10 देशों का संगठन आसियान, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान, यूरोपीय समूह EFTA यानी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिक्टेनस्टाइन जैसे देश और संगठन इसमें शामिल हैं। भारत के इस समय 15 से अधिक सक्रिय FTA या व्यापक व्यापार समझौते हैं जिनके माध्यम से देश ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यात की पहुंच बढ़ाई है। इन समझौतों से भारत के MSME सेक्टर को बढ़ने में खासी मदद मिली है और सेवा क्षेत्र विशेषकर IT, शिक्षा और स्वास्थ्य को वैश्विक प्लेटफॉर्म पर पहचान मिली है। अभी तक भारत ने जो FTA किए हैं उससे कितना लाभ हुआ है, ये आंकड़े इस बात की सीधी गवाही देते हैं। UAE में भारत के 90% निर्यात शुल्क मुक्त हुए, जिसमें वस्त्र, रत्न, फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। UAE को भारतीय निर्यात में पहले साल में ही 12% वृद्धि हुई। ऑस्ट्रेलिया समझौते से भारत में आने वाले FDI में 25% की वृद्धि हुई। FTA के बाद आसियान देशों को भारत के कपड़ा निर्यात में 15% की वृद्धि हुई। FTA से कृषि निर्यात बढ़ा, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ी। मॉरिशस में चीनी, चाय पर शुल्क में कटौती से कृषि निर्यात बढ़ा। भारत को तकनीक और ज्ञान हस्तांतरण का भी लाभ मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी के लिए ऑस्ट्रेलियाई समझौता बेहद मददगार साबित हुआ है। यूरोपीय देशों में भारतीय उत्पादों के मानकीकरण, प्रमाणन भी सरल हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो FTA सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं, एक रणनीतिक साझेदारी होती है जो कूटनीति, अर्थनीति और राष्ट्रीय हितों के बीच एक सेतु का काम करती है। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से MSME सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। इस समझौते से भारतीय MSME को उड़ान मिलेगी, जिससे चमड़ा और फुटवियर, वस्त्र एवं परिधान, रत्न और आभूषण, फर्नीचर और खेल के सामान जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में भारत का दबदबा कायम होगा। भारत बांग्लादेश, कंबोडिया और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों से
आगे निकल जाएगा, जिससे निर्यात वृद्धि के नए और व्यापक अवसर खुलेंगे। एफटीए के द्वारा यूके के बाजार पर किस तरह से काम करने की तैयारी है, ग्राफिक के जरिए समझिए। एफटीए न केवल टैरिफ हटाता है बल्कि एमएसएमई विकास को गति देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है और इसमें लक्षित प्रशिक्षण और व्यापार शिक्षा, व्यापार वित्त तक पहुंच, वाणिज्यिक साझेदारी की पहचान में सहायता, अच्छी व्यावसायिक साख स्थापित करने में सहायता और भुगतान प्रथाओं और निर्यात सुविधा पर मार्गदर्शन शामिल है। तो भारत के एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से उड़ान मिलेगी वो जानिए। लक्षित प्रशिक्षण और व्यापार शिक्षा इसमें शामिल है। व्यापार वित्त तक पहुंच बढ़ेगी और निश्चित तौर पर इससे रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। समझौते से रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ कपड़ा, चमड़ा और जूते चप्पल के निर्यात अवसरों में वृद्धि होगी, जैसा कि श्रम प्रधान क्षेत्रों पर मुक्त व्यापार समझौते के फोकस में उजागर किया गया है। कुशल कारीगरों की मांग को बढ़ावा मिलने की भी संभावना है, जिससे तिरुपुर और कानपुर जैसे केंद्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एक अनुमान के अनुसार ब्रिटेन में भारत का चमड़ा और जूते चप्पल का निर्यात 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है, जो एक बड़ी छलांग है। इससे लघु और मध्यम उद्यमों, महिलाओं और कारीगरों, शिल्पकारों, सहायक परिवारों सहित समुदायों के लिए वित्तीय स्थिरता बढ़ने की भी उम्मीद है। साथ ही उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। भारत चमड़ा, कपड़ा और जूते के क्षेत्र में ब्रिटेन के शीर्ष 3 आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनने की स्थिति में है। श्रम प्रधान उद्योगों के अलावा समुद्री, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेल के सामान, इंजीनियरिंग, रत्न एवं आभूषण, तिलहन, सॉफ्ट प्लांटेशन और मादक पेय पदार्थों के एमएसएमई को भी लाभ होगा, जिससे उत्पादन और नवाचार में वृद्धि होगी। रुक करते अन्य खबरों का। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई सहकारिता नीति की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी नीति की प्रारूप समिति के सदस्य, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये नई नीति विकसित भारत विजन में योगदान देगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है। नई सहकारिता नीति 2025 से 2045 तक यानी अगले 2 दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। दो 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 12 दोषियों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जिन 12 दोषियों को बरी किया गया है, उनमें से 5 को मकोका कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष इस केस में आरोप को साबित करने में नाकाम रहा है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों ही सदनों में आज 2-2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की बात की जाए तो यहां गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से संबंधित विधेयक लोकसभा में पिछले साल 5 अगस्त को पेश किया गया था। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे।
वहीं राज्यसभा में भी आज 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। उच्च सदन में समुद्र द्वारा मालवहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पेश होंगे। दोनों ही विधेयक पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। ये दोनों ही विधेयक समुद्र माल परिवहन और तटों को और सुविधा संपन्न बनाने का काम करेंगे। राज्यसभा में आज नाम निर्देशित सांसद उज्ज्वल देवराव निकम शपथ लेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं इससे पहले कल लोकसभा में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने नागरिक केंद्रित सेवाओं से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। ग्राम स्तरीय उद्यमियों को CSC स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कुल 2.92 लाख CSC स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा इन SC/ST बहुल क्षेत्रों में लगभग 10% CSC का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग को लेकर एक लिखित उत्तर के जवाब देते हुए जानकारी दी कि 61 देश और 5 बहुपक्षीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र उपग्रह सुदूर संवेदन, उपग्रह नेविगेशन, उपग्रह संचार, अंतरिक्ष विज्ञान और गृह अन्वेषण और क्षमता निर्माण है। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पहले से ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन पर काम कर रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है। इसके साथ ही उन्होंने इसरो के विभिन्न देशों की एजेंसियों के साथ हुए अनुबंधों की भी जानकारी दी। इसके साथ ही केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गगनयान कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति और प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गगनयान कार्यक्रम के तहत मानव अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए बुनियादी क्षमताओं को सिद्ध करने के बाद अगला तार्किक कदम पृथ्वी की निचली कक्षा में एक मानव आवास या एक अंतरिक्ष स्टेशन के विकास की गतिविधियां शुरू करना है, ताकि लंबे मानव अंतरिक्ष मिशनों को सक्षम बनाया जा सके। इस संबंध में भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS और साल 2040 तक भारतीय चंद्रमा पर उतरना शामिल है। बुलेटिन में रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत के इंटरनेशनल शतरंज मास्टर दिव्या देशमुख ने FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन तान झोंगी को सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर खिताबी दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने अपना पहला GM नॉर्म भी हासिल किया। 19 साल की दिव्या ने सफेद मोहरों से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 में जगह पक्की कर ली है।
फिडे महिला शतरंज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और चीन की लई टिंगजी के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। अब कोनेरू हम्पी आज टाई ब्रेक खेलेंगी। हम्पी के पास सफेद मोहरे थे, लेकिन वो लेई के मजबूत बचाव को नहीं तोड़ पाई। अब दोनों खिलाड़ी आज रैपिड और ब्लिट्ज टाई ब्रेक गेम खेलेंगी। इससे पता चलेगा कि फाइनल में दूसरा स्थान किसे मिलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 264 रन के आगे खेलेगी। इससे पहले कल दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े। केएल राहुल 46 रन बनाकर क्रिस वोक्स पर शिकार बने। केएल राहुल ने इंग्लैंड में अपने 1000 रन पूरे किए। वो ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाकर लियाम डॉसन की गेंद पर आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल 12 रन बनाकर स्टोक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज इस मैच में टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।